नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। हॉट टॉपिक में आज हम बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी लेटरल एंट्री को लेकर मचे बवाल पर। विपक्ष ने लेटरल एंट्री से हो रही नियुक्तियों पर अपना कड़ा विरोध जताया है, तो बीजेपी भी इस मामले पर हमलावर है। देश एक बार फिर से बिना परीक्षा आईएएस बनाने वाले सिस्टम यानी लेटरल एंट्री प्रोसेस को लेकर चर्चा शुरू हो गई, यानी बड़ी नियुक्तियों पर बवाल शुरू हो गया है। आज हॉट टॉपिक में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझ लें कि लेटरल एंट्री है क्या। दरअसल प्रशासनिक कामकाज में सुधार के लिए अफसरशाही में विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए ये व्यवस्था है। ताज़ा मामला ये है कि यूपीएससी ने एक विज्ञापन निकाला जिसके तहत केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिवों के 45 पदों पर विशेषज्ञ नियुक्त होने हैं। यूपीएससी की वेबसाइट के माध्यम से 17 सितंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये विज्ञापन विपक्ष आया, विपक्ष ने आरोपों की बौछार कर दी। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि इसमें पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण नहीं है, इसे दलितों, ओबीसी और आदिवासियों के अधिकारों पर हमला बताया जा रहा है। तो बीजेपी का कहना है कि ये सिस्टम तो कांग्रेस की ही देन है। यूपीए सरकार के समय ही लेटरल भर्ती का विचार आया था, लेकिन इस पूरी बहस में सच्चाई क्या है? सरकारी नोट के मुताबिक इसमें इसकी ऐतिहासिक पड़ताल भी है। इसके मुताबिक हम ये जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। 1966 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बने पहले प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रशासन के भीतर विशेषज्ञता की जरूरत बताई थी। हालांकि इसमें ऐसी नियुक्तियों के लिए कोई बात नहीं थी, मगर 2005 में वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में बने दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने उच्च सरकारी पदों पर लेटरल एंट्री की सिफारिश की। आयोग ने 5 बिंदुओं पर जोर दिया: विशेषज्ञता, टैलेंट, पारदर्शी चयन प्रक्रिया, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम और सिविल सेवाओं में इंटीग्रेशन। 2017 में नीति आयोग ने इसे आगे बढ़ाते हुए मध्यम और वरिष्ठ स्तर पर लेटरल नियुक्तियों की सिफारिश की। कहा यह कि अधिकारी केंद्रीय सचिवालय का हिस्सा होंगे, उनकी नियुक्ति 3 साल से 5 साल तक के लिए होगी और 2018 में पहली बार ऐसी नियुक्तियों की शुरुआत भी हो गई। कुल 63 नियुक्तियां हो चुकी हैं, जिसमें से 35 निजी क्षेत्र से हैं। फिलहाल 57 अफसर अलग अलग महकमों में ऐसे अफसर काम भी कर रहे हैं। तो लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती पर खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। राहुल गांधी के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती पर संवैधानिक हमला कर रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है, राहुल गांधी का कहना है कि मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसे सुधारने के बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों के जरिए दूर किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाले इस देश विरोधी कदम का हम मजबूती से विरोध करेंगे। अब देखिए, इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लेटरल एंट्री के मामले में कांग्रेस पर निशाना साधा और उन्होंने एक्स पर लिखा, लेटरल एंट्री मामले पर पाखंड स्पष्ट है। यह यूपीए सरकार की ही थी जिसने लेटरल एंट्री की अवधारणा को विकसित किया। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में यूपीए सरकार के तहत स्थापित किया गया। इसकी अध्यक्षता वीरप्पा मोइली ने की। एनडीए सरकार ने इस सिफारिश को लागू करने के लिए एक पारदर्शी तरीका अपनाया है। यूपीएससी के माध्यम से पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से भर्तियां की जाएंगी। इस सुधार से प्रशासन में सुधार की कोशिश होगी। आखिर विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है, यह भी समझना जरूरी है। हम आपके सामने उसके पॉइंट्स रख देते हैं, बारी बारी से बिंदुवार तरीके से आपको समझाते हैं कि आखिर विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है। लेटरल एंट्री पर विपक्ष का विरोध है, जिसके जरिए भर्ती में एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए कोई कोटा या आरक्षण नहीं है। ये विपक्ष का दावा है। ये भी कहा जा रहा है कि इस व्यवस्था की वजह से वर्तमान में काम करने वाले अधिकारी हतोत्साहित हो सकते हैं। ये भी कहा गया कि जिन लोगों को एक्सपर्ट के तौर पर नियुक्त किया जाएगा, उन्हें सरकार की व्यवस्था के साथ तालमेल बैठाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि सरकार इस व्यवस्था के जरिए अपने समर्थक अधिकारियों को मंत्रालयों में जगह दे सकती है।
विपक्षी नेता समेत कई लोगों का मानना है कि अगर सरकार समर्थक लोग मंत्रालय में आ जाते हैं तो इसका गलत फायदा उठाया जा सकता है। देखिए, बड़ी नियुक्तियों पर बड़ा बवाल है और इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पुष्पराज देशपांडे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वे हमारे साथ जुड़ गए हैं। और इसके अलावा रजत सेठी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वे भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले हम पुष्पराज देशपांडे का ही रुख कर लेते हैं। पुष्पराज जी, स्वागत है आपका। आपका जो विरोध है वो इस बात को लेकर है कि इसमें SC ST OBC का जो है हिस्सा वो मार दिया गया है और उससे आगे भी भविष्य में इसके उनके जो हिस्से का आरक्षण है उसको मारा जाएगा। लेकिन सरकार कह रही है कि इसमें विशेषज्ञ लोगों की ज़रूरत है। अगर उस वर्ग से भी कोई आता है तो उसको भी इस जगह से एंट्री दी जा सकती है। देखिए, नमस्कार आपको और दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले जैसे आपने कहा, लैटरल एंट्रीज को भारत की नौकरशाही में तकनीकी विशेषज्ञ लाने के लिए नियुक्त किया गया था। आपने जैसे बिल्कुल सही कहा, वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में 2005 में गठित द्वितीय जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन थी, उन्होंने ही कहा था कि ये सिफारिश दी थी कि लैटरल एंट्रेंस करना चाहिए। और ब्यूरोक्रेसी में ऐसे कई लोग आए हैं, शामिल हुए हैं, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह भी थे, मोंटेक सिंह आलूवालिया जी थे, रघुराम राजन थे, नंदन नीलेकानी इत्यादि, जिन्होंने भारत की विशिष्ट सेवा की थी। तो हमारी समस्या लैटरल एंट्री की नीति के साथ नहीं है, हमारी समस्या भाजपा सरकार की नीयत से है। आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए और फिर उस संदर्भ में इस मुद्दे को कॉन्टेक्चुअलाइज कीजिए। पिछले 10 सालों में नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन और PSUs के निजीकरण के कारण लगभग 5 लाख से ज्यादा सरकारी पद खत्म हो गए हैं। फिर ठेकेदारी प्रथा में वृद्धि के कारण सिर्फ 2022 में 1.3 लाख दलित, आदिवासी और OBC की पोस्ट रद्द हुई है। फिर शीर्ष 9 मंत्रालयों, जो मैं नहीं कह रहा हूं, उनके खुद का डेटा कह रहा है कि सिर्फ शीर्ष 9 मंत्रालयों में लगभग 50,000 रिजर्व पोस्ट बैकलॉग भरे नहीं गए हैं। मैं अन्य मंत्रालयों, PSU और गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन की गिनती अभी तो मैं कह ही नहीं रहा हूँ, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि आज भारत के दलित, आदिवासी और OBC वर्गों में सचमुच भय है कि भाजपा सरकार संविधान में संशोधन करना चाहती है और आरक्षण खत्म करना चाह रही है। हमें भाजपा की लैटरल एंट्री नीति को इस नजरिए में देखना चाहिए। कृपया मुझे बस एक और मिनट चाहिए। 2018 में अब तक लगभग 37 लोग बाहर से ब्यूरोक्रेसी में शामिल हुए थे भाजपा की सरकार में ही। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के राज्य मंत्री जो जितेंद्र सिंह है, उन्होंने लोकसभा में कहा था कि इस लैटरल एंट्री स्कीम में आरक्षण नहीं लागू करेंगे। अब इस स्कीम में तब से जो 63 लोग इंडक्ट किए हैं, उसमें से कितने दलित, आदिवासी और OBC है, इसका हमको जवाबदेही चाहिए। और किसी को पता नहीं है आज के समय वो क्या है। लेकिन इसमें से कितने लोग संघ परिवार और भाजपा के हैं, ये आप सोचिए। और ये मुद्दा आप जरा, एक स्ट्रक्चरल बात है, संरचनात्मक है। UPSC के अध्यक्ष जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया था, उनका क्या क्वालिफिकेशन था? यही कि वो प्रधानमंत्री मोदी और संघ परिवार से जुड़े हुए थे। उसी तरह न्यूज लॉन्ड्री का एक अध्ययन है, उसके पता चला है कि मध्य प्रदेश सरकार में 88 पदों पर संघ के लोगों को नियुक्त किया गया, जबकि उनकी कोई क्वालिफिकेशन से योग्यता नहीं थी। वैसे ही कितने सारे विश्वविद्यालयों में कितने सारे वाइस चांसलर और शिक्षकों के पद योग्य उम्मीदवारों की जगह भाजपा प्रचारकों या कार्यकर्ताओं को भरे गए थे। देखिए, अगर कोई भी और सरकार ये योजना लागू करती, कोई भी और सरकार, तो किसी को इतनी आपत्ति नहीं होती। लेकिन आज अविश्वास और संदेह इसलिए है क्योंकि भाजपा की नीति और रणनीति में कुछ समस्या है। ठीक है, पुष्पराज जी आपके पास आएंगे। रजत सेठी, आप क्या समझते हैं कि जो कांग्रेस के आरोप हैं, जो कांग्रेस कह रही है कि नियत पे हमें शक है, हमें पॉलिसी पे शक नहीं है, तो नियत पे तो शक कोई भी किसी की भी कर सकता है। प्रिसाइसली। तो विकास जी, फिर नियत की बात है तो इस देश में तो एक पत्ता विकास का नहीं हिल सकता है। नियतों पे बात करने लगे तो फिर कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो, हर पार्टी की नियत पे ही आप प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। तो ये तो थोड़ा सा लैटरल एंट्री की बात है। आप जब सरकारें बदलती हैं तो तमाम OSD होते हैं, हर मंत्री के कार्यालय में तमाम लोग बैठते हैं, हर एक का आप राजनीतिक चश्मे से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि एक्सपर्ट्स को सिस्टम में एंट्री देना नहीं देना है तो उसकी प्रमाणिक रूप से किस तरह से दिया जा सकता है, इस पे अगर ऑपोजिशन को समस्या है तो एक व्हाइट पेपर इंट्रोड्यूस करे कि देखिए, जो एक टिपिकल शैडो कैबिनेट्स करती हैं वेस्ट में, अगर आपको समस्या है किसी पॉलिसी में, इन लोगों का क्या है कि पॉलिसी को ही
रोक दो, देश के विकास को ही रोक दो, उसी पे प्रश्न चिन्ह लगा दो कि ये पॉलिसी आ ही नहीं सके। जितना ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव में टेक्नोलॉजी का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है और जितना ज्यादा मुश्किल होती जा रही है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटीज, उसमें आपको लेटरल एंट्री डालना ही पड़ेगा। आप आज नहीं डालोगे कल डालोगे, डालना तो मजबूरी है, सरकारों की मजबूरी है। और इतना ज्यादा स्पेशलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। आज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैं बात करूं, एआई लाखों लाख नौकरियां खत्म करने वाला है। किस ब्यूरोक्रेट जो पद्धति से चल के आया है, उस ब्यूरोक्रेट को किसको मालूम है कि टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज में भारत क्या करे, आगे आगे ऐसे क्या स्टेप्स ले पॉलिसी लेवल पे, जिससे कि हमारी जो नौकरियां हैं वो संरक्षित हो सके। अगर नहीं हो रही हैं तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं, आपको डोमेन एक्सपर्ट्स चाहिए ही। अगर इसमें समस्या है समाजवादी पार्टी को, तो खैर कंप्यूटर में भी समस्या थी। जब कंप्यूटर आया था, मैं उत्तर प्रदेश का निवासी रहा हूं, मुझे मालूम है सड़कों पे इन्होंने आंदोलन किए थे कि कंप्यूटर को नहीं आने दीजिए। तो ऐसी जो क्लोज माइंडेड पार्टीज है उनके बारे में बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर कांग्रेस क्लोज माइंडेड पार्टी करार दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट कांग्रेस को, और किसी भी सुधार के खिलाफ आप आवाज उठा दें, ये भी ठीक नहीं है ना। आप ये बताइए कि आप क्या पसंद करेंगे कि ऐसा एक्सपर्ट जो अपने काम का एक्सपर्ट ना हो, वो अपनी कंपनी, आपकी कंपनी में आके बैठ जाए और कंपनी को चलाने लगे, या तो देश चलाना है। देखिए, ये कहना, मतलब टीवी शोज पे ये सब कहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी पहली नवसिखिया पार्टी थी जिन्होंने कभी भी लैटरल एंट्री स्कीम लागू ही नहीं किया है, किसी तकनीकी एक्सपर्ट को लगाया ही नहीं मंत्रालयों में, तो ये बात जायज थी। सिफारिश तो आप ही की सरकार की थी, लागू करने की स्टेज बाद में आई, सिफारिश तो आपने कर दी ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये हमने ऑलरेडी पॉलिसी लागू करी है और हमने ऐसे कई सारे तकनीकी एक्सपर्ट्स को अंदर मंत्रालयों में डाला है। तो फिर अब क्या दिक्कत है? जलान है तो प्रॉब्लम वही, मैं जैसे देखिए बात में टोकी ना, प्लीज बोलने दीजिए, थोड़ा बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा था कि ये पॉलिसी की हमारी ऑपोजिशन नहीं है, हमारी सब्सटैंटिव है, ये सिंबॉलिक ऑपोजिशन नहीं है। ये देखिए, अगर हम लोगों ने ये पॉलिसी पहले इंप्लीमेंट की है, आज वो एक्सपर्ट्स ने देश के आर्थिक रूप से आर्थिक प्रगति में योगदान किया है। लेकिन आप मुझे बताइए, मैं इनके 45 जो व्यक्ति है उन्हें आईएनबी के लिए की है। अब ठीक है, आप कह सकते हो कि एज एंड व्हेन नए डायनामिक पॉलिसीज आती है, डायनामिक डेवलपमेंट्स आते हैं, आपको नए तकनीकी लोगों की जरूरत है। लेकिन आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्यों नहीं देख रहे हैं? पिछले 10 सालों में इन्होंने क्या किया है? ट्रैक रिकॉर्ड की बात ही नहीं कर रही है आपकी पार्टी, तो कह रही है कि एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण नहीं है इसमें। ट्रैक रिकॉर्ड तो बाद की चीज है। उनका चिट्ठा दे दीजिए हमें, उन्होंने क्या किया है? अरे पुष्पराज जी, आपकी पार्टी जो कह रही है, आप तो उससे इतर बातें कर रहे हैं। आपकी पार्टी कह रही है कि एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं है। बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, मैं उस आर्गुमेंट को और डीपन कर रहा हूं। हमें आपत्ति ये है, बिल्कुल है, कि इस आरक्षण को आप लागू नहीं कर रहे दलित, आदिवासी, ओबीसी के लिए। और पिछले 10 सालों में जो आपने किया है, वो तो आप इस माध्यम से, ये जो आप पॉलिसी ला रहे हो, इस माध्यम से आप आरक्षण खत्म कर ही रहे हो। ये तो एक प्रॉब्लम है। लेकिन दूसरी और प्रॉब्लम जो भाजपा कर रही है, जो डाइवर्ट, उनका एक टूल किट रहता है कि मुद्दे को भटकाने के लिए आप कुछ डाइवर्ट करिए। उस मुद्दे को मैं छेड़ रहा हूं कि अगर आप मेरिट और टेक्निकल एक्सपर्टीज की बात करें, तो आपने 2018 के बाद जो 63 लोगों को नियुक्त किया है, उनका बताइए क्या योगदान है? उसमें तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। और आज जो आप कर रहे हो, इसमें आप रिजर्वेशन नहीं लागू कर रहे हो, प्लस कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और आप किस बेसिस पे आप ओपन एंडेड कर रहे हो? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इनको नियुक्त करेगा, और आप कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जब एक यूपीएससी का सिस्टम चल रहा है, जब एक सिस्टम चल रहा है, आप उस सिस्टम को बाईपास करके क्यों कर रहे हो ये सब? वही प्रॉब्लम है ना, क्योंकि आप लेके आए इस पॉलिसी को। क्यों कर रहे हैं का जवाब तो आपको देना है कि आपने ये पॉलिसी क्यों इंट्रोड्यूस की थी। क्यों? अरे यार देखिए, जो तकनीकी एक्सपर्टीज लानी थी, उन लोगों का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। रघुराम राजन, बिमल जलन, मनमोहन। अच्छा, आप जो लाएंगे उनका प्रूवन रिकॉर्ड है, और ये सरकार जो लाएगी उसका प्रूवन रिकॉर्ड नहीं है, आप ये कह रहे हैं। सब लोग कर सकते हैं। तो आप जो 67 भर्तियां अभी तक हुई हैं, उनका कच्चा चिट्ठा सामने लाइए ना, कि वो एक्सपर्ट नहीं है। आप पॉइंट पे आइए ना सीधे, आप एक एक नाम करके बताइए कि ये लोग प्रूवन नहीं है। सुनिए, आप एंकर है या भाजपा के?
देखिए, आप भाजपा के प्रवक्ता की तरह मत बात करिए, आप एंकरिंग करिए। और मैं ये आप कहना चाह रहा हूँ आप कि आप हम देखिए, लोगों के आप पढ़ जितने लिख भी के आते तकनीकी नहीं हैं, एक्सपर्ट्स आए हैं, आप पढ़ उनका लिख के चिट्ठा आते नहीं हैं, आज के तैयारी समय से देश आते के नहीं है सामने है। पुष्पराज जी, एक और तकनीकी एक्सपर्ट आरोप डॉक्टर लगाने मनमोहन लगते सिंह हैं कि देश की भाजपा के आर्थिक एंकर वृद्धि में हैं। उनको मेरा बहुत बड़ा काम यादगार सवाल है। पूछना है, रघुराम राजन का आपसे बहुत भी बड़ा पूछूंगा, यादगार है, आपके विमल जरन का है, डिपार्टमेंट के हेड नंदिनी से भी नीलानी का है। पूछूंगा, आपकी वैसे पार्टी ही के राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष से भी का जो पूछूंगा, और प्रवक्ता आपकी है, पार्टी का जो ये नेता आएगा उससे भाजपा के जो पूछूंगा। प्रवक्ता अगर है, आपको सवाल उन्हें से कहिए तकलीफ कि है, 2017 अगली बार से के शो में जो मत आए आइएगा। हैं, आपको खुलेआम बोल रहा हूं मैं, क्यों? मेरा काम सवाल अरे, पूछना है। आपको मैं तहजीब किसी नहीं है? और सवाल आपको मैं सुनने की पूछूंगा तहजीब आपसे, नहीं है? आप अगर ये कहेंगे कि भाजपा के अरे, तो मैं प्रवक्ता जवाब दे हैं रहा हूँ, आप तो सुनने को आपका तैयार थैंक नहीं यू है। है। अभी आप म्यूट करके अब अपने सवाल माइक क्यों से कर हट रहे हैं आप जाइए, लोग? जूम से हट अब जाइए। सवाल क्यों कर रहे हैं आप मैं लोग? आपका स्वागत कर रहा हूं, आप चले बकवास जाइए क्यों शो कर रहे से। हैं आप? मैंने आपको आप बुलाया बकवास क्यों था कर रहे हो? सवालों के आप जवाब एंकर देने हो के या लिए, पार्टी हो? आरोप लगाने के लिए नहीं। तो आप एंकर की तरह एंकरिंग न्यूट्रल रहिए ना। एंकर ही कर रहा हूं आप मैं, एंकरिंग करिए, सवाल ही आप पूछ क्यों रहा हूं। कर आपके रहे हो? पास सवालों के क्यों जवाब भाजपा के नहीं है प्रवक्ता की तरह और आप आप लोग बोल रहे हैं एंकरिंग कि कर रहे हो? भाजपा के एंकर हैं। अरे बीजेपी तो के हमें वो सवालों के बोलने जवाब दीजिए दे ना। देते तो यहां पर आपने जवाब सवाल देने नहीं पूछा, पड़ते हमें बोलने आपको। दीजिए। बार-बार आप टोक रहे हैं। ये क्या आप तहजीब है? आप पुष्पराज आप बोलने देशपांडे दीजिए जी, हमें। अगर अपने शब्द इसी वक्त वापस नहीं लेंगे तो आप मेरे शो से चले जाइए। क्यों मैं चले जाऊंगा? मुझे पार्टी ने भेजा तो है। आप अगर माफी आपको निकलना है, मांगिए आप कि आपने निकालिए। मुझे हमने भाजपा कोई का गलत एंकर बात नहीं बोला। कही है। आप हमने मुझे कोई माफी गलत बात नहीं मांगिए कही है। कि आपने मुझे भाजपा का एंकर बोला। हमने कोई गलत बात नहीं कही है। नहीं बोला? ठीक मैं है चांस मांग रहा रजत, हूं अपनी मैं पार्टी का मैं पक्ष आपसे रखने के सवाल लिए। नहीं पूछूंगा जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे। रजत सेठी, अभी हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर आपके पास आएंगे। जब तक पुष्पराज देशपांडे अपने कथन के लिए माफी नहीं मांगेंगे, हम उनसे सवाल नहीं पूछेंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। हॉट टॉपिक में अब बात करेंगे झारखंड की, जहां चंपई सोरेन को लेकर बवाल मचा हुआ है। पार्टी जेएमएम और अध्यक्ष हेमंत सोरेन के खिलाफ चंपई सोरेन ने बगावत कर दी है। चंपई सोरेन ने कहा है कि सीएम पद से हटाकर उनका अपमान किया गया और अब वो विकल्प तलाशने के लिए मजबूर है। कई कयास लगाए जा रहे हैं चंपई की नाराजगी पर। हेमंत का कहना है कि कौन कह रहा है कि वो नाराज है, हमें तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। ये बातें हेमंत ने झारखंड के पाकुड़ में मीडिया से कही हैं। नाराज क्यों चल रहे हैं सर? खबरों कोई के माध्यम नाराज से नहीं क्या चल रहे हैं। उन्होंने कहा दिल्ली कौन में- बोला नाराज है यार? हमको तो नहीं बताया वो। मतलब सब ठीक है ना? अजीब हालत है। सर ऑल इज तुम वेल लोग आपने से सर ऑल इज वेल बोल दीजिए। हैं? ऑल इज वेल ऑल इज वेल मतलब मतलब सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है क्या सर। खराब लग रहा है क्या नहीं सर कहीं? बिल्कुल नहीं लग रहा है। आज इतने लाखों यहाँ लोग थे। इस बीच झारखंड सरकार में स्वास्थ्य और खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने चंपई सोरेन पर निशाना साधा है। बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, चंपई सोरेन जी का नाम विभीषण के रूप में दर्ज होगा। बन्ना गुप्ता ने कहा कि जिस पार्टी और माटी ने उनको सब कुछ दिया, उसको ठुकरा कर अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखकर वो सरकार को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन समय रहते जब चीज़ें सामने आ गई तो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि अपनी करनी पर पछतावा कर रहे हैं और मुंह छिपा रहे हैं। बन्ना गुप्ता ने कहा कि उनको मान सम्मान दिया है, लेकिन उसके बदले चंपई दा ने राज्य को मौका परस्ती के दलदल में झोंक दिया। हमारे साथ बन्ना गुप्ता जी खुद जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। बन्ना गुप्ता जी, एनडीटीवी पे आपका स्वागत है। आपने लंबी चौड़ी चिट्ठी लिख दी है। आपने तो कहा कि विभीषण हो गए हैं चंपई सोरेन जी। विभीषण किस तरह हो गए? देखिए, आदरणीय हेमंत सोरेन जी को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक सोची समझी साजिश करके चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करके, अपमानित करके, प्रताड़ित करके सत्ता से बेदखल करने का एक सोचा समझा साजिश रचा था। और चोर दरवाजे से भाजपा चाहती थी कि वो राष्ट्रपति शासन लगा के सत्ता पर कब्जा जमा ले। लेकिन हमारे नेता आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने और हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मीर साहब ने बहुत ही मजबूती के साथ इनकी साजिशों को बेनकाब किया। और उस समय हेमंत बाबू ने पूरी मजबूती के साथ गुरुजी के खास और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन जी को सत्ता पर बैठा दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, अपना विश्वास पात्र जानकर।
और उसके बाद जब हेमंत सोरेन जी को जमानत हो गई तो निश्चित तौर पर नैतिकता का ये तकाजा था कि जब श्री राम जी वनवास पे गए तो भरत ने उनके पादुका को भी जो है उनके पादुका को भी जो है सिंहासन पर रखा था। और जब राम जी आए तो उन्होंने सत्ता जो है राम जी के हवाले कर दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शुरू दिन से एक सोची समझी साजिश रची थी। तो देखिए बन्ना गुप्ता जी, हुआ तो ऐसा ही है। जैसे ही जेल से लौट के आए हेमंत सोरेन, चरण पादुका उतार दी और अपने खुद उतर गए चंपई सोरेन। अब आप कह रहे हैं कि विभीषण है, जबकि वो तो अपना दुख जाहिर कर रहे हैं कि भाई उनका अपमान किया गया। कहीं से किसी का कोई अपमान नहीं किया गया है, कोई अपमान किया नहीं गया है। और हेमंत सोरेन जी बड़े हृदय के आदमी हैं और उन्होंने बड़े हृदय से सरलता के साथ, अच्छा, जो व्यक्ति जिसका अपमान हुआ है आप उसकी बात मानेंगे या किसी तीसरे व्यक्ति की बात मान ली जाए जो कहे कि अपमान नहीं हुआ है? ये अपमान की बात ही नहीं है। बात है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम है कैसे किसको माइंड गेम करना है, कैसे क्या नैरेटिव सेट करना है, किस तरीके से सत्ता को कब्जा करना है, कैसे लोगों के घर को तोड़ना है, परिवार को तोड़ना है, घर के आंगन से पौधा उखाड़ लेना है। इसमें भारतीय जनता पार्टी महारत है, उसको महारत है। लेकिन वो महारत होने के बावजूद भी हम लोग वो लोग हैं जो अपनी जो है जमीन बेच देंगे लेकिन जमीर नहीं बेचेंगे। तो हम लोग मजबूती के साथ खड़े हुए हैं और आदरणीय हेमंत सोरेन जी के साथ हमारी नेता सोनिया गांधी जी के निर्देश पर, राहुल जी के निर्देश पर, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मीर साहब के निर्देश पर हम मजबूती से हैं। और भारतीय जनता पार्टी के बन्ना जी, जब घर में ही आपके सुकून नहीं है, शांति नहीं है, घर ही नहीं संभाल पा रहे हैं तो फिर राज्य कैसे चलेगा? घर तो आपने देखा होगा ना कि ये घर किस तरह से तोड़ते हैं। आपने देखा ना कि परिवार में भी इन्होंने अपना खुद का सिक्का खोटा और दोष दूसरे को। अरे घर का सिक्का क्या खोटा है? आपने नहीं देखा कि जेवीएम के सारे विधायक को तोड़कर, इनके पास तो विधायक दल का नेता नहीं है, विधायक दल का नेता भी इन्होंने जो है दूसरी पार्टी से लिया है। अमर बाउरी जी जेवीएम के नेता थे और जेवीएम को तोड़ा और बाबूलाल जी को जो है अकेला छोड़ दिया। बाबूलाल जी ने कहा कि हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे और बाद में जो है 6 विधायक भी आ गए और बाबूलाल जी भी शरणागत हो गए। आप बताइए ये कहाँ का ये है? अरे भाई साहब, ये लोग इसके माहिर लोग हैं। ये इसमें मैं तो स्वास्थ्य मंत्री हूं तो मैं कभी कभी बोलता हूं कि एमबीबीएस, एफआरसीएस, सीबीसीएस लंदन, इनको ये उपाधि है कि ये कैसे किसका घर तोड़ो, पार्टी तोड़ो, कैसे हाईजैक करो, कैसे हॉर्स ट्रेडिंग करो, कैसे गला दबा दो, कैसे ईडी सीबीआई अगर पार्टी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो, पार्टी के परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य गड़बड़ हो तो इलाज भी तो करना चाहिए ना। विकास जी थोड़ा मेरी बात सुनिए। झारखंड में इनका फार्मूला नहीं चलेगा। ये 2 दूनी 4 का झारखंड है, सीधे सरल लोगों का झारखंड है। लेकिन यदि a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 2abc करके यदि तोड़ फोड़ करेंगे तो झारखंड की जनता कभी माफ नहीं करेगी। अभी 14 में से 5 लोकसभा खिसका है, आने वाले समय में इनका जो है सारा विधायक खिसक जाएगा। आप बातें बहुत दिलचस्प करते हैं बन्ना गुप्ता जी। आपके साथ डिस्कशन जब भी होता है बहुत मजा आता है। हम समय की कमी है, आपको फिर अगली बार जब भी मौका मिलेगा जरूर बुलाएंगे और आपसे दिलचस्प बातचीत करेंगे। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। थैंक यू, शुक्रिया।